हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, हर 5 साल में बाईपर्टाइट सेटलमेंट होता है। आप सबकी इस सेटलमेंट से कोई ना कोई उम्मीद होती है, अच्छा वेज रिवीजन मिले, 5 डे वीक बैंकिंग मिले। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उन पेंशनर्स का दुख समझिए जो सिर्फ 5 साल का नहीं, पिछले 20-25 सालों से हर बाईपर्टाइट सेटलमेंट में इंतज़ार करते हैं कि उन्हें इस बार पेंशन अपडेशन मिलेगा। आप उनका पेशेंस समझिए कि वो कब से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें पेंशन अपडेशन जैसा बेनिफिट देगा। आज का वीडियो है बेफी के एक लेटर के ऊपर जो उन्होंने 27 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा है। इसमें उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे लिखे हैं। एक, पेंशन अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट करी है, साथ ही जो पेंशन फंड हो रहा है उसकी ऑडिट की भी इन्होंने मांग करी है। मैं यही उम्मीद करता हूं और मेरी बेस्ट विशेस देता हूं कि इस बार रिटायर्ड बैंकर्स को आरबीआई के फॉर्मूले के तहत वही पेंशन अपडेशन मिले जो पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मार्च 2019 में हुआ। वही फॉर्मूला बैंकर्स, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ को मिले, मैं ऐसी आशा करता हूं। ये आप स्क्रीन पे वो फॉर्मूला देख सकते हैं जिस फॉर्मूले के हिसाब से मार्च 2019 में आरबीआई ने पेंशन अपडेट किया। अगर आप इससे रिलेटेड एक वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने एक बनाया हुआ है, मार्च 2019 का ही वीडियो है, आप दैनिक पोर्टल चैनल पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस बेफी के लेटर के बारे में जो फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा गया है। लेटर में यही बात लिखी गई है बेफी ने, ये जो आप स्क्रीन पे लेटर देख रहे हैं इसमें इन्होंने यही जिक्र किया है कि हमने एक लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। वो लेटर क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस लेटर का टेक्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा गया है। ये लेटर के जो कंटेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करे हुए हैं, इसको समराइज किया है। ये लेटर थोड़ा बड़ा है, 5 पेजेस का है। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने लास्ट में समरी में एक्सप्लेन किया है। ये पेज 1 है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये लेटर भी रीड कर सकते हैं। ये पेज 2 है। उसके बाद में पेज 3 है। इन्होंने काफ़ी पुराने जो बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन है उसके कई क्लॉज कोट करे हैं, इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं और आपको जानने भी चाहिए। ये पेज 4 है और उसके बाद में ये लास्ट है पेज 5 जिसके लास्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अब आप बैंकर्स का पेंशन अपडेट करें, साथ ही पेंशन फंड की ऑडिट करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस लेटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि मिनिस्ट्री को लिखा है कि आप जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम है बैंक एम्प्लॉयज़ को जो दी जा रही है वो एक एग्रीमेंट के तहत तय की गई थी जो कि 29 अक्टूबर 1993 को एक एग्रीमेंट हुआ था और इसको इफेक्टिव किया गया था 1 जनवरी 1986 से। तब से बैंकर्स को पेंशन दी जा रही है। ये जो 93 में एग्रीमेंट साइन हुआ था इसी के बेसिस पे एक रेगुलेशन बनाया गया था 95 में जिसको अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है और उसको रिवीजन करने की सख्त जरूरत है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो आपने पीरियोडिकली पेंशन रिवाइज किया है हर पे कमीशन में। रिसेंटली आरबीआई एम्प्लॉयज ने भी अपना पेंशन रिवाइज किया है। तो फिर बैंकर्स का पेंशन रिवीजन आपने क्यों नहीं किया? हमें लगता है कि इसके दो ही कारण हैं। पहला, एक अपैथेटिक एटीट्यूड यानी एक संवेदनहीन, एक बेपरवाह एटीट्यूड आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना लिया है। साथ ही जो पेंशन फंड है उसका एक इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, हमें लगता है कि एक इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है उस पेंशन फंड का जिसमें एक कैलकुलेशन के हिसाब से 2,70,000 करोड़ पैसा रखा है। सभी बैंकों का जो पेंशन फंड है उसको मिला के इतना पैसा रखा है, उसका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। ये दो कारण हमें लगते हैं कि आप इस वजह से बैंक एम्प्लॉयज की पेंशन अपडेट नहीं करना चाहते हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी प्रेजेंट स्टैंड क्या है गवर्नमेंट का और आईबीए का। गवर्नमेंट ने फरवरी 2016 में लोकसभा में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है उन्होंने एक क्वेश्चन के आंसर में ऐसे कहा कि द गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरिंग टू मॉडिफाई द पेंशन स्कीम टू बैंक पेंशनर्स एज अवेलेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फरवरी 2016 का आंसर है आपका, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
तो आपका स्टैंड ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह बैंक एम्प्लॉयज के पेंशन अपडेट नहीं करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। साथ ही आईबीए का स्टैंड क्या है? आईबीए ने भी कई बार कह दिया है कि अभी हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं है पेंशन रिवीजन के लिए। इस तरह की दलील कई सालों से दी जा रही है आईबीए के द्वारा, लेकिन आईबीए ने आज तक इस कैलकुलेशन को नहीं किया कि अगर पेंशन को अपडेट किया जाएगा तो कितना अतिरिक्त भार आएगा, कितना एक्स्ट्रा लोड आएगा, और साथ ही क्या इस पेंशन फंड का मैनेजमेंट जो पेंशन रेगुलेशन 1995 में बनाया गया था, क्या उस रेगुलेशन के तहत ही इस पेंशन फंड को मैनेज किया जा रहा है? आपने आज तक कभी इसको एग्जामिन नहीं किया, अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो ये दोनों का स्टैंड बेफी ने गवर्नमेंट का और आईबीए का इस लेटर के थ्रू बताया। उसके बाद में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस कहे कि आपके दोनों के स्टैंड के बाद में हम आपको कुछ एक रेलेवेंट बातें बताना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि पेंशन जो है उसका बेनिफिट जो दिया गया था वो एज अ सेकंड बेनिफिट दिया गया था, यानी डिमांड ये थी कि इसको एज अ थर्ड बेनिफिट देना है। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी रहेगा और पेंशन भी रहेगी, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें इसे एज अ सेकंड बेनिफिट देना डिसाइड किया गया, यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा तो आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो एग्रीमेंट साइन हुआ और जो भी पेंशन ऑप्टीज थे उन्हें वो सारा पैसा रिफंड करना पड़ा जो भी उनके एम्प्लॉयर ने यानी बैंक ने उनके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही जो इंटरेस्ट उस फंड पे उन्हें मिला है उस पूरे पैसे को उसके ऊपर भी 6% का पर एनम इंटरेस्ट हमको देना पड़ा, और वो सारा पैसा पेंशन ऑप्टीज ने लौटाया 6% के ब्याज से, और उस पैसे को पेंशन फंड के अंदर ट्रांसफर किया गया। तो आपको पता होगा कि ये पेंशन का बेनिफिट इस तरह से मिला है, जिसका पैसा खुद पेंशन ऑप्टीज के थ्रू इंटरेस्ट पे करके चुकाया गया है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई है। साथ ही पेंशन एग्रीमेंट जो 93 में साइन हुआ उसका क्लॉज 12 साफ कहता है कि जो भी पेंशन के नियम होंगे, कितनी पेंशन दी जाएगी, क्या क्वालिफाइंग सर्विस होगी, पेंशन की कम्यूटेशन कैसे होगी, फैमिली पेंशन और कोई भी जो जनरल कंडीशंस है वो सभी आरबीआई के तरह होगी। यानी जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन के नियम है वही नियम इस एग्रीमेंट में देखे जाएंगे, और जो फाइनल रेगुलेशन साइन होगा 95 में उसमें भी लागू किए जाएंगे। लेकिन जब 1995 में बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन आया तो उसके अंदर इस क्लॉज को हटा दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एट पार रहेगी पेंशन, वो वाला क्लॉज हटा दिया गया। इसके साथ ही आईबीए ने भी 2015 में ये प्रॉमिस किया था, एक जो रिकॉर्ड नोट साइन हुआ था उसमें प्रॉमिस किया था कि जो पेंशन रिलेटेड इशू है उसे रिव्यू किया जाएगा, लेकिन पिछले 5 सालों में आईबीए ने अभी तक भी इसे एक बार भी डिस्कस नहीं किया है। सिर्फ मीटिंग्स में यही कहा है कि ये चीज अभी पॉसिबल नहीं है। साथ ही बेफी ने अपने लेटर में कुछ आरटीआई के तहत जो इंफॉर्मेशन आई है पब्लिक डोमेन में उसको कोट किया है और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि हमें आरटीआई के थ्रू बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें कुछ मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट ये है कि पेंशन रेगुलेशन क्लॉज के तहत ऐसा लिखा गया है कि हर बैंक हर साल 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस फाइनेंशियल ईयर में किसी एक्चुअरी से इस पेंशन फंड की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। लेकिन आज तक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती तो ये पब्लिक डोमेन में इजीली एक्सेसिबल होती, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, पेंशन फंड की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, जिससे यह अपने आप में एक चिंता का विषय है कि क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशंस वाकई में हुई है, और अगर इन्वेस्टिगेशंस हुई है तो क्या नेसेसरी एक्शंस लिए गए हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि कई बैंक्स ने तो पेंशन फंड का पैसा ही अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया है, जबकि बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन क्लॉज 12 साफ कहता है कि जो भी पेंशन फंड होगा वो या तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा या किसी शेड्यूल्ड बैंक के करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट होगा, और सिर्फ पेंशन पेमेंट के लिए ही इसका यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन आरटीआई के हिसाब से पेंशन फंड को कई बैंक्स ने इन्वेस्ट किया है
अदर देन पेंशन पेमेंट, यानी पेंशन पेमेंट के अलावा भी इस पेंशन फंड को यूज किया है। इसके अलावा कई बैंक्स ने तो पेंशन फंड से पैसा विड्रॉ किया है ऐसे खर्चे के लिए, ऐसे पर्पस के लिए जो कि पेंशन पेमेंट से कहीं भी रिलेटेड नहीं था। तो इस तरह की इर्रेगुलरिटीज की एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि और एक रेमेडियल एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। फिर उसके बाद में बेफी ने जो 2000 के अंदर बैंक के अंदर वीआरएस की स्कीम आई थी उसको भी कोट किया है और उसको भी उसके लिए रिलेटेड भी जांच की रिक्वेस्ट करी है। इन्होंने ये कहा है कि 2000 में जो वीआरएस की स्कीम आई उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आईबीए ने आरबीआई को अप्रोच किया कि एक साथ इतना सारा पैसा हम कैसे चुकाए, इतनी प्रोविजनिंग हम करते नहीं है पेंशन पेमेंट की, तो वीआरएस का इतना सारा पैसा हम एक तरह से किस तरह से पे करें। आरबीआई ने इस इशू को एग्जामिन किया और कुछ मेजर सजेस्ट करे। इन आरबीआई ने कहा कि हाँ, ये हम मानते हैं कि बैंक्स जितना प्रोविजन करते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा उन्हें वीआरएस में देना पड़ेगा और एक साथ इतना पैसा बैलेंस शीट में खर्चे में डालने पर बैंकों की बैलेंस शीट घाटे में आ सकती है। तो आरबीआई ने एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सजेशन दिया था कि आप इसको डेफर कर लीजिए, यानी एक तरह से इंस्टॉलमेंट्स में अपने खर्चे को जोड़ लीजिए बैलेंस शीट के अंदर मैक्सिमम 5 साल के लिए, यानी जो टोटल वीआरएस का खर्चा है आप इसको 5 साल के हिसाब से शिफ्ट कर लीजिए इंस्टॉलमेंट्स में। तो बेफी ने यहाँ डिमांड करी है कि इस चीज की आप स्पेशल ऑडिट करवाइए कि क्या इस खर्चे को इसी तरह 5 साल में डाला गया है, क्योंकि होता क्या है, बैंक हर साल पेंशन पेमेंट का प्रोविजन करता है, जो एक्चुअल पेंशन पे पैसा खर्च होता है वो पेंशन फंड से विड्रॉ करता है। पेंशन फंड एक फंड है जो एक ट्रस्ट मैनेज करता है। बैंक ये कहता है कि हमारे हाथ में वो फंड नहीं है, वो एक ट्रस्ट मैनेज करता है, हम उसको खर्च नहीं कर सकते। बैंक अपने पैसे को जो पेंशन पेमेंट पे खर्च होता है वो पैसा पेंशन फंड से ले क्लेम करता है उस ट्रस्ट के थ्रू। तो यहां बेफी ने कहा है कि आप इसकी स्पेशल ऑडिट करवाइए कि क्या वाकई में इन्होंने 5 साल में उस एक्सपेंडिचर को, जैसा कि आरबीआई ने सजेस्ट किया था, क्या उसी तरह से अलोकेट किया है उस पैसे को। उसके बाद में इन्होंने फरवरी 2016 का एक कोट किया है कि लोकसभा में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा है कि बैंक एम्प्लॉइज को जो पेंशन दी जाती है वो पेंशन रेगुलेशंस के टर्म्स में दी जाती है, उसके तहत जो नियम शर्तें हैं दी जाती है। ये मॉडल अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पेंशन दी जाती है एम्प्लॉइज को उसका मॉडल अलग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंशन दी जाती है वो बजट में उसका प्रोविजन किया जाता है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एम्प्लॉइज को जो पेंशन दी जाती है वो एक फंडेड स्कीम है, यानी एक फंड मैनेज किया जाता है जिसका मैनेजमेंट एक ट्रस्ट करता है और उसके अंदर बैंक भी कंट्रीब्यूट करता है, एक कॉर्पस बनाया जाता है ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय और उसी फंड से फिर बैंक एम्प्लॉय को पेंशन दी जाती है। तो इस चीज को कोट करने के बाद में बेफी ने कहा है कि उस पेंशन फंड में आज इतना पैसा है कि हर साल उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट ही अपने आप में काफी ज्यादा है कि उससे पेंशन अपडेशन का खर्चा आराम से निकल सकता है। यहां उन्होंने इस बात को कोट किया है कि जो डिसबर्समेंट हो रहा है उस फंड से वो कम है और उस फंड में हर साल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो काफी ज्यादा है। तो ये पेंशनर्स ही एक सोल बेनिफिशियरी है उस पूरे फंड का और उस फंड का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए और इस बेनिफिट से उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही क्लियर बात कही है कि डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 पेंडेमिक जैसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर बैंक एम्प्लॉइज ने अपनी जान का खतरा लेकर इस देश की सेवा करी है। इतनी हार्डशिप, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी बैंक एम्प्लॉइज पीछे नहीं हटे हैं और उन्होंने इस देश की सेवा करी है, डेडिकेटेड होकर सेवा करी है। तो ये बैंक एम्प्लॉइज, ये बैंक पेंशनर्स एक ऑनरेबल और एक डिसेंट लाइफ बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस तरह की एक ऑनरेबल और एक डिसेंट लिविंग मिलनी चाहिए जो कि पेंशन रिवीजन के बाद ही हो सकती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये जो पेंशन फंड है अगर इसमें किसी तरह की शॉर्टेज भी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका कैलकुलेशन कीजिए कि इस पेंशन फंड में अगर शॉर्टेज है तो वो कितनी है और वो अगर शॉर्टेज आपको पूरी करनी है तो बैंक से लीजिए या गवर्नमेंट खुद मिलाइए और हमें आरबीआई के पैटर्न के हिसाब से पेंशन रिवाइज करके बैंक एम्प्लॉइज को दीजिए।
और हमारी ये जो डिमांड है कि अगर इस फंड में कोई शॉर्टफॉल है तो उसकी पूर्ति बैंक या गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ये डिमांड हमारी बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि आज की तारीख में बैंक्स ने इतना पैसा एनपीएस में गंवा दिया है, विलफुल डिफॉल्टर्स बैंकर्स का पैसा ले गए हैं, बैंक के कितने बैड लोन्स को राइट ऑफ करना पड़ रहा है, फ्रॉड इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये जो डिमांड है ये कोई गलत डिमांड नहीं है कि अगर पेंशन फंड में पैसा कम है, अगर आपको लगता है कि पेंशन सफिशिएंट जो फंड है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसको सफिशिएंट करिए, उसमें जो कमी है वो पूरी करिए आप। और ये डिमांड हमारी बिल्कुल जेन्युइन है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में इन्होंने यही कहा है कि हम इन सारे इश्यूज को कोट करने के बाद हमारा पर्पस ये है कि जो भी पेंशन फंड्स हैं उनकी ऑडिट करिए, जो अलग अलग बैंक्स ने पेंशन फंड बना रखे हैं उनके नियम के हिसाब से ऑडिट करिए, और जल्द से जल्द नेसेसरी स्टेप्स, जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करिए, और बैंक एम्प्लॉयज़ को पेंशन रिवीजन प्रोवाइड करिए, जिस तरह की आरबीआई एम्प्लॉयज़ को पेंशन दी गई है उनका पेंशन रिवाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था वो लेटर जो बेफी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा है, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।